तो राष्ट्रपति महोदय जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाते हैं उसका 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन करवाना पड़ता है। 1 वर्ष तक वो रह सकता है। यदि 1 वर्ष से अधिक रहे तो निर्वाचन आयोग यदि सिफारिश कर दे कि तत्कालीन परिस्थितियों में चुनाव कराना असंभव है तो राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट में है। यदि राष्ट्रपति महोदय को ये विश्वास हो जाए कि भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है वो संकट में है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 360 के अनुसार। ऐसी घोषणा का संसद के अंदर 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन जरूरी है, अनुमोदन करवाना पड़ता है। वित्तीय आपातकाल के समय में सभी अधिकारियों के जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है। वित्तीय आपातकाल में जिसमें सभी अधिकारी और न्यायाधीश भी शामिल है उनके वेतन में कटौती की जा सकती है, परंतु अनुच्छेद 360 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा अब तक स्वतंत्र भारत में नहीं किया गया। यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में अब तक नहीं की गई। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को सामान्य काल में और आपातकाल में बहुत ही असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। अब आता था प्रधानमंत्री। बेटा प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य। प्रधानमंत्री क्या स्थिति है और उसके कौन कौन से कार्य। प्रधानमंत्री की स्थिति वह कार्य। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका का मुखिया होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 रूप हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक संवैधानिक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां
राष्ट्रपति के पास होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा। अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को परामर्श देगी। स्वतंत्र कार्यकारिणी नहीं होगी, परंतु मंत्रिमंडल की, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। और भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर प्रणाली के मॉडल पर आधारित है। वर्तमान स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री की शक्तियां वास्तविक शक्तियां होती हैं और उसकी कार्यशैली और उसके व्यक्तित्व और संसद में उसके बहुमत पर उसकी शक्तियों का निर्धारित करती है। जब जब कमजोर प्रधानमंत्री आए, उनकी शक्तियों को कम आंका गया। जब मजबूत प्रधानमंत्री आए, संसद में जिनको बहुमत प्राप्त था, उन्होंने अपनी शक्तियों का खुलकर उपयोग किया। अब है मंत्रिपरिषद की रचना। मंत्री परिषद की रचना। मंत्री परिषद की रचना संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 74 की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, पर किसकी करेगा? जिसको संसद के अंदर या लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद की रचना, उनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन ये प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री अपनी सूची बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्रिपरिषद में नियुक्ति प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को शपथ की रस्म राष्ट्रपति अदा करवाते हैं या उनके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति अदा करवाता है।
वर्तमान सरकार में नरेंद्र मोदी सहित 78 मंत्रियों ने शपथ ली और एक विशाल मंत्रिपरिषद है। अब आता मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के यानी कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री। पहला कैबिनेट स्तर का पहला मंत्री कैसा होता है? कैबिनेट स्तर का मंत्री किसी भी विभाग का सर्वोच्च जो मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, राज्य स्तर के मंत्री। राज्य स्तर के मंत्री राज्य स्तर के ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। राज्य स्तर के मंत्री हैं, वो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। इन राज्य स्तर के मंत्रियों को कुछ विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। ये किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। इनको कैबिनेट मंत्री के साथ अटैच कर दिया जाता है, संबंध विकसित कर दिया जाता है। तीसरा है उप मंत्री। तीसरा क्या है? उप मंत्री। उप मंत्री हमेशा विभाग के स्वतंत्र, ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी भी विभाग के स्वतंत्र मंत्री नहीं हो सकते। उनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और ये उनकी सहायता करते हैं। इस तरह से 3 तरह के मंत्री होते हैं और उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें कैबिनेट स्तर का मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। अब मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रियों के प्रकार हो गए। अब है मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, यानी प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसके लिए 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2003 में। 19वां संवैधानिक संशोधन हुआ। इसमें यह तय किया गया कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं
उन सदस्यों की 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब है कार्य। आकार क्या है? 2003 में जो 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें यह तय किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। अब है कार्य। यानी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना से कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि इन्हें लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल साधारणतया मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही पूरा हो जाता है और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति महोदय चाहिए अब उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है तो उस परिस्थिति में जितना संसद का कार्यकाल होता है उतना ही मंत्रिपरिषद का होता है। फिर पद की शपथ। पद की शपथ मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई जाती है। पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। एक पद के प्रति और दूसरी गोपनीयता की होती है। एक पद के प्रति और दूसरी गोपनीयता की होती है कि प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखेगा। ये शपथ प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। अब प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री की भूमिका प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है और उसका क्या उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों का नेता होता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का माध्यम होता है। प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद इनके मध्य की संचार की कड़ी होती है। मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेती है उससे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराता है। तो संघ सरकार के प्रशासन व विधायी व अन्य प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति तक
पहुंचाने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। अब विभागों का आवंटन, विभागों का आवंटन। मंत्रिपरिषद में जो सदस्य लिए जाते हैं उनमें विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। यानी मंत्री परिषद में जिन मंत्रियों की नियुक्ति की गई है उनके विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है और वह विभिन्न विभागों के मध्य तालमेल का काम भी करता है। अब है मंत्रालयों का प्रभार। मंत्रालयों का प्रभार यानी कुछ मंत्रालय प्रधानमंत्री अपने पास भी रख सकता है जिनका निर्वहन वो स्वयं करता है। मंत्रालय का प्रभारी भी होता है जो मंत्रालय इसके पास है। अब मंत्रिमंडल का नेता मंत्रिमंडल का नेता मंत्रिमंडल का नेता होता है तो ये मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न निर्णय जो मंत्रिपरिषद में लिए जाते हैं उनको राष्ट्रपति को भी अवगत कराता है। संसद और कैबिनेट के मध्य की संसद व कैबिनेट के मध्य की कड़ी प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है।